अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हैदर वॉइस के तमाम सुनने वालों और देखने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हैदर वॉइस शुरू से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खौफनाक कहानियाँ, दहशतनाक कहानियाँ पेश करता रहा है और हमारी कोशिश है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। आपके कमेंट्स हम रीड करते हैं और उन्हें पढ़कर उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमज़ाद कहानी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, तो ज़रूर इंशाल्लाह उसको पेश किया जाएगा और एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज जो कहानी आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, ये एक गवाले की कहानी है और ये कहानी है शरीफ हुसैन की। कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शरीफ हुसैन की कहानी शुरू करते हैं। ये एक सच्चा वाक़या है जो किसी बुजुर्ग के तवस्सुत से मुझ तक पहुंचा है। बहरहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये वाक़या कब का है, लेकिन जिस तरह इस वाक़े को बयान किया गया है उससे मालूम होता है कि ये पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद का वाक़या है। शरीफ हुसैन बताता है कि जब हम हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो यहाँ पर हम मियाँ वाली के करीब एक गांव में आकर आबाद हो गए। हमारा गांव बड़ा खूबसूरत था, हर तरफ टीले, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सरसब्ज़ो शादाब। शरीफ हुसैन के वालिद जो थे वो गाय भैंसों मवेशियों के पेशे से वाबस्ता थे और साथ दूध भी बेचते थे। मवेशियों का लेन देन भी करते थे और दूध भी बेचते थे। तो पाकिस्तान आने के बाद भी उन्होंने यही पेशा इख्तियार किया। वहाँ से तो कोई मवेशी अपने साथ नहीं ला सके, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कुछ मवेशी लेकर अपने घर पर पालने शुरू कर दिए। उनके घर का सहन इतना बड़ा था कि उन्होंने वहीं पर गाय भैंसें रख लें। गाय भैंसें ज़्यादा नहीं थी, 2 भैंसें 2 गायें, और फिर उनका दूध बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उनके अपने ख़ानदान के ही चंद घर वहाँ पर आकर आबाद हुए। उस गांव में ज़्यादा कुछ घराने नहीं थे, 20-25 के करीब घराने थे। शरीफ हुसैन के अलावा उसकी 2 बहनें थीं जो दोनों शादीशुदा थीं और ये दोनों बाप बेटा अपने घर में अकेले रहते थे। वालिदा फौत हो चुकी थी। शरीफ हुसैन बताता है कि मैं उस वक्त कम उम्र ही था जब मैंने अपने वालिद के साथ उनके पेशे में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। उस वक्त पढ़ाई लिखाई का तो ज़्यादा रुझान नहीं था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने काम में माहिर हो गया कि मेरे वालिद साहब ने ज़्यादातर जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी। हमारी 4-5 गायें और भैंसें थीं और उन गाय भैंसों से इतना दूध हो जाता था कि हम उसे बेचकर अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह कर लेते थे। उस वक्त रिवाज ये था कि गवाले दूध घर घर जाकर देते थे, जो आज तक ये रिवाज कायम है। लेकिन आजकल आपको मालूम है कि शहरों में डेयरी की दुकानें खुल चुकी हैं और इस वजह से लोग जो हैं वो दुकानों से भी ख़रीदते हैं, लेकिन अभी भी जो गवाले हैं वो घरों में जाकर दूध देते हैं। तो शरीफ हुसैन कहता है कि मेरे वालिद साहब दूध निकालने में मेरा हाथ बटाते, लेकिन उसको जाके आगे बेचना जो है वो मेरा काम होता। लेकिन कुछ अरसा से ये हुआ कि हमारे गांव में कुछ 1-2 और गवाले भी आकर दूध बेचने लगे, जिससे गांव में हमारे गाहक कम हो गए। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मशवरा दिया कि तुम आसपास के गांव में जाकर जो है वहाँ पर अपने गाहक बनाओ और वहाँ पर जाकर दूध दिया करो। तो शरीफ हुसैन कहता है कि हमारे घर से कोई 3-4 कोस के फासले पर एक और छोटा सा गाँव था। वो गांव, उसकी आबादी बहुत कम थी और मैंने वहाँ पर जाकर घरों का मुआयना किया और मुझे पता चला कि यहाँ पर एक आध गवाला दूध देने आता है, वो भी 2-2, 3-3 रोज़ छुट्टी करता है और कभी आता है कभी नहीं आता। तो उन गांव वालों को उससे बहुत शिकायतें थी। वो कहता है कि मैंने वहाँ पर दूध देना शुरू कर दिया। फिर खुदा का करना क्या हुआ कि कुछ अरसा के बाद हमारी एक भैंस जो है वो बीमार हो गई और फिर वो मर गई। और फिर हमें एक भैंस की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर दूध कम पड़ जाए तो फिर आगे गाहक को देने के लिए दूध नहीं होता। मैंने भैंस की तलाश शुरू कर दी। वालिद साहब ने कहा जहाँ से भी हो एक भैंस का हमें फौरी इंतज़ाम करना है। तो वो जो गांव जहाँ पे मैं दूध देने जाता था, वहाँ मैंने लोगों से पूछा अगर यहाँ किसी के पास भैंस हो तो वो कहने लगे यहाँ पर भैंसें तो किसी के पास नहीं, क्योंकि अगर भैंसें होती तो फिर हम आपसे दूध क्यों खरीदते। लेकिन एक आदमी ने कहा कि हमारे गांव से थोड़ी दूर एक टीले के पास एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया के पास जो है वो गायें और भैंसें उसने रखी हैं, लेकिन 1-2 वो शायद अपनी ही ज़रूरत पूरी करती है।
आप उससे मालूम कर लें, अगर वो बेचने पर तैयार हो गई तो। शरीफ हुसैन कहता है, उस रोज़ शाम के वक्त मैं दूध देने के बाद मैंने सोचा चलें आज उस बुढ़िया के घर से भी हो चलता हूँ। वो उस गांव से निकला और पगडंडी पर पैदल चलता हुआ उस बुढ़िया के घर पहुंचने के लिए तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। उस बुढ़िया का घर जो है वो गांव से थोड़ा हटकर था, एक टीले के पास। गांव की शुमाली सिमत में एक छोटा सा टीला था, उसके ऊपर उसका एक छोटा सा कच्चा घर बना हुआ था। शरीफ हुसैन बताता है कि जब मैं उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आसपास इतना वीराना था और उस वीराने में वो एक कच्चा सा मकान था। मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा था। मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया बाहर निकली। बुढ़िया की उम्र होगी कोई 70-75 से भी ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी बूढ़ी होने के बावजूद उसकी नज़र, इंतहाई आंखें चमकदार और जिस्मानी तौर पर मजबूत नज़र आ रही थी। बुढ़िया ने गौर से मुझे देखा। मैंने सलाम किया। उसने मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं दिया, बगौर मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर मैं डर गया। क्या काम है? बुढ़िया ने बड़ी कड़कदार आवाज में मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं शरीफ हुसैन हूं, गवाला। उसने मेरी बात के जवाब में मुझे बगौर देखा और फिर कहने लगी, क्यों आए हो यहाँ पे? अम्मा जान, मुझे किसी ने बताया है कि आपके पास भैंस और गाय मौजूद है। मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ। बुढ़िया चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, तुम्हें किसने बताया कि मैं भैंस बेचना चाहती हूँ? मुझे किसी ने नहीं बताया अम्मा जी, शरीफ हुसैन बोला। बस मैं इस गांव में दूध देने आता हूँ तो मैं लोगों से पूछता फिरता हूँ कि किसी के पास कोई भैंस बेचने के लिए हो तो मुझे बताइएगा। मुझे आपके बारे में किसी ने बताया तो मैं आपके घर आ गया हूँ। अगर मुझे आपकी भैंस पसंद आ गई तो मैं आपको उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। बुढ़िया ने मेरी बात सुनकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके घर का कच्चा सा सहन था और उसके आगे एक छोटा सा कमरा था। उस पूरे घर में उस सहन के अलावा मुझे एक ही कमरा दिखाई दिया और उस सहन में एक कोने में एक गाय बंधी हुई थी, एक उसका बछड़ा था और साथ एक भैंस बंधी हुई थी। मैंने भैंस देखी, मुझे भैंस पसंद आई। मैंने पहली नज़र में जांच लिया कि ये भैंस अच्छा दूध देने वाली है। जी अम्मा जी, अब इसकी क्या कीमत लेंगे? शरीफ हुसैन कहने लगा कि मेरा इरादा था कि मैं अम्मा जी को किसी भी कीमत पर राज़ी कर लूं, क्योंकि मैं सख्त मुश्किल से दो चार था। दूध की जो तलब है वो बढ़ती जा रही थी और एक भैंस के मर जाने की वजह से मुझे भैंस की अशद ज़रूरत थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या तुम इसकी कीमत दे सकते हो? हाँ अम्मा जी, आप बोलिए, आप इसकी क्या कीमत लेंगे? शरीफ हुसैन कहता है कि मैंने चाहा कि अम्मा को लालच दूं। उस ज़माने में 2-4 हज़ार बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा, अम्मा जी मैं आपको इसका 1,500 दूंगा। उस वक्त आम भैंस जो है 1,000-1,200 रुपये में मिल जाती थी। बड़ी अम्मा ने जब 1,500 सुना तो मेरा तो ख्याल ये था कि वो लालच में आ जाएंगी, लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी, ये तो बहुत कम है। अरे अम्मा जी, 1,000 रुपये में अच्छी भैंस मिल जाती है। मैंने कहा, तो ले लो, मेरे पास क्यों आए हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, चले अम्मा जी आप बताएं आप क्या चाहती हैं। चले मैं आपको 1,600 रुपये दे दूंगा। शरीफ हुसैन बताता है कि बूढ़ी अम्मा जो है वो 1,600 रुपये पर तैयार हो गई और उन्होंने रकम लेने के बाद मुझे भैंस दे दी और कहने लगी, अच्छा इस तरह करो कि तुम थोड़ी देर बैठो, तुम मेरे मेहमान भी हो, तो यहाँ आए हो तो दूध ही पीते जाओ, मैं तुम्हें इसी भैंस का खालिस दूध पिलाऊंगी। शरीफ हुसैन कहता है कि मैं सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। बड़ी अम्मा ने एक बड़ा सा गिलास दूध का भर के मुझे दिया। मैंने दूध पिया, मुझे बहुत खुश जायका लगा। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ये इसी भैंस का दूध है, जाओ तुम्हें मुबारक हो। शरीफ हुसैन कहता है कि मैं भैंस की रस्सी पकड़े उसे बुढ़िया के घर से निकाला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात पड़ गई थी। घर लाकर जब मैंने भैंस अपने वालिद को दिखाई तो बड़े खुश हुए। हाँ थोड़ी सी महंगी लाए हो, मगर चलो हमारा काम पूरा होना चाहिए। शरीफ हुसैन कहता है उसके बाद फिर हमने उस भैंस को बड़े अच्छे तरीके से रखा, उसे चारा वगैरह खूब खिलाते, बड़ा अच्छा दूध देती और इस तरह हमारा दूध भी पूरा हो गया। लेकिन शरीफ हुसैन कहता है कि जब मैंने वो भैंस लाई तो मेरी जो दूसरी भैंस और गाय बंधी थी ना, वो उस भैंस से अजीब सी एक परखाश रखने लगी,
ऐसा लगता था जैसे वो पहले वाली मेरी भैंस और गायें जो थी वो इस भैंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और इस तरह महसूस होता था जैसे उनमें कोई हड़बोंग सी मच गई हो। कहता है कि मैंने उस भैंस को जो है उनसे अलग थोड़ा दूर बांधना शुरू कर दिया, और मैं इस बात से बड़ा खुश था कि वो बड़ा अच्छा दूध देती है। एक बात बड़ी अजीब थी कि वो भैंस इतना दूध देती थी कि जितना दूसरी भैंसें नहीं देती थीं। फिर हम दोनों बाप बेटा बड़े खुश हुए और हमने उसे और ज़्यादा चारा खिलाना शुरू किया कि ये तो बड़ी अच्छी भैंस है। शरीफ हुसैन बताता है कि चंद रोज़ के बाद एक अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ। रात के वक्त भैंस के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, बाहर भागा। मैं जब सहन में पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि वो जो भैंस मैं उस बुढ़िया से लेकर आया था उसका कद इतना बड़ा था, ऐसा लगता था कि जैसे दूसरी भैंसें उसके सामने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हों। पहले तो मैं ये देखकर डर गया कि ये भैंस इतनी बड़ी कैसे हो गई। उस भैंस का कद जो है वो आसमान से बातें कर रहा था और उसकी टांगें इतनी लंबी लंबी थीं। कहता है मैंने देखा तो मेरे मुंह से तो एकदम से चीख निकल गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे पानी के छींटे मारकर उठाया गया। जब मैंने देखा तो मेरे वालिद साहब थे। कहने लगे क्या हुआ शरीफ हुसैन, क्या हुआ तुम्हें? वो अब्बा। मैंने इशारा किया उस तरफ जिधर भैंसें बंधी हुई थी। अब्बा ने उस तरफ देखा और मैंने भी देखा तो मैंने देखा कि सारे मवेशी, सब गायें भैंसें अपनी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी हैं। अब्बा वो मैंने उस तरफ इशारा किया। अरे क्या हुआ, क्या देखा तूने उधर? मैं खामोश हो गया। अब्बा मुझे सहारा देकर अंदर कमरे में ले आए, मुझे लिटा दिया, पानी पिलाया, कुछ आवाज बहाल हुए। फिर अब्बा ने पूछा क्या हुआ था बेटा? मैंने कहा अब्बा मैंने एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? इस तरह अब्बा वो भैंस जो थी इतनी बड़ी हो गई थी। अब्बा मेरी बात सुनकर बड़े हैरान हुए। अरे यार मुझे लगता है तूने कोई ख्वाब देखा है। नहीं अब्बा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो जो नई भैंस मैं लेकर आया हूं ना, वो इतनी बड़ी हो गई थी। अच्छा। अब्बा को शायद मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। फिर कहने लगे अच्छा तू आराम कर। मगर मुझे नींद कहाँ आती। मैं तो सच्ची बात है कि अभी तक खौफ में पड़ा हुआ था और बार बार मैं सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। मुझे यकीन था कि मैंने जो कुछ देखा है वो बिल्कुल सच था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। और दूसरी गायें भैंसें जो हैं वो उनमें खलबली सी मची हुई थी और वो इतनी ऊंची हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने रात काटी, करवटें बदल बदल के। सुबह जब उठ के मैं बाहर निकला, तबीयत कुछ संभली हुई थी। मैंने जाकर करीब बड़े गौर से उस भैंस को देखा, लेकिन मुझे वो फिर एक आम सी भैंस दिखाई दे रही थी। उसका दूध दोया और फिर मैं अपने काम पर चला गया। उस वक्त सिलसिला ये था कि एक सुबह के वक्त हम एक गांव में जाते थे और शाम के वक्त दूसरे मुख्तलिफ गांव में जाते थे। इस तरह हम पूरे दिन में कोई 30, 35, 40 किलो दूध बेच देते थे और बड़ा अच्छा काम था। मैं दूध बेचने चला गया और जब दूध देकर वापस आया तो मेरा जहन उस वक्त भी उलझा हुआ था। जब मैंने उसको चारा वगैरह डाला तो अक्सर होता यह था कि मैं चारा वगैरह डालकर चला जाता था और फिर वो पीछे भैंसें वो खाती रहती थी। तो उस दिन मैंने क्या किया कि जब उनको चारा वगैरह डाला तो मैं उधर ही खड़ा होकर देखने लग गया। दूसरी भैंसें, जैसे कि मैंने आपको बताया, भैंस और 2 गायें थी तो वो अलग मैं उनको बांधता था। तो जब मैंने इस भैंस को चारा डाला तो मैंने देखा कि इसने बड़ी जल्दी वो सारा चारा खा लिया और मैं बड़ा हैरान हुआ। भैंसें अक्सर आपको पता है कि चारा खाते वक्त जुगाली करती रहती हैं, मुंह हिलाती रहती हैं, बड़े आराम आराम से वो खाती रहती हैं। लेकिन इस भैंस ने सारा चारा चट कर लिया। ये भी बड़ी हैरानगी की बात थी। खैर मैं सर झटक कर अपने काम में लग गया, लेकिन मुझे इस भैंस की तरफ से ना एक अजीब सा डर खौफ रहने लगा था। और जब अगली रात आई तो मैं फिर बड़ा परेशान सा था, नींद नहीं आ रही थी। खैर सोने की कोशिश करने लगा तो रात खैरियत से गुजर गई। इसी तरह 2 रातें और बड़ी खैरियत से गुजर गईं, लेकिन मुझे धड़का लगा रहता था। फिर तीसरे दिन की बात है कि रात के वक्त फिर उसी तरह भैंस की ज़ोर ज़ोर से डकराने की आवाज़ें आईं और अब की बार आवाज़ें बड़ी खौफनाक थीं। मैं घबरा कर उठा और बाहर की तरफ भागा और बाहर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए बड़ा अजीब था। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि उस बुढ़िया की भैंस को मैं दूर बांधता था, लेकिन इस वक्त जो कुछ मैं देख रहा था वो बहुत मुख्तलिफ था। एक लम्हे के लिए तो उसने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मैंने देखा कि वो रस्से से आज़ाद
उन दूसरी भैंसों के पास खड़ी है जो गायें और भैंस, एक भैंस थी और 2 गायें, और उसने बुढ़िया वाली जो भैंस थी उसने दूसरी भैंस को जो है वो सींगों से मार मार के, और जो दूसरी डकराने की आवाज़ें आ रही थी वो उस भैंस की थी। मैंने सहन में पड़ा डंडा उठाया और उस तरफ बढ़ा कि ऐसा ना हो कि ये तो दूसरी भैंस को मार डाले। मगर आप यकीन करें कि मेरे वहाँ पहुँचने तक उस बुढ़िया वाली भैंस ने अपने सींग मार मार के उस भैंस को तकरीबन ज़ख्मी करके नीचे ज़मीन पर लिटा दिया था, और मेरे पहुँचने तक उसने उसका काम तमाम कर दिया और अब एक तरफ खड़ी हाँप रही थी। जब मैं करीब पहुँचा तो मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उस बुढ़िया वाली भैंस ने जो है मेरी पहले वाली भैंस को मार डाला था। अब मेरे लिए एक हैरानी की बात तो ये थी कि ये इतना मोटा रस्सा तुड़ा के यहाँ पर कैसे आई, और अब अपनी जो भैंस को मैंने मरे हुए देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। डर खौफ को एक तरफ रखकर मैंने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अब जो मैं उस पर डंडे बरसाता जा रहा हूँ और भैंस इस तरह खड़ी है जैसे उसे डंडे का कोई असर ही नहीं हो रहा। उस वक्त मैंने एक अजीब बात देखी कि भैंस की आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और बड़ी खूनखार नजरों से मुझे देख रही थी। जब मैंने उस पर अंधाधुंध डंडे बरसाए तो उसने अपने सींगों से मुझे उठा लिया और मुझे उठा के दूर पटक दिया। डंडा मेरे हाथ से निकल गया और मैं चिल्लाता हुआ उठा। इतने में वालिद साहब भी आ गए। उन्होंने भी जब सहन का मंजर देखा तो वो भी बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने भी डंडा उठाया। वो समझ तो गए कि ये भैंस जो है ये पागल हो गई है। वो भी भैंस की तरफ बढ़े, मगर इतने में एक बड़ी अजीब बात हुई। वो भैंस का कद एकदम बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते वो भैंस एकदम बहुत बड़ी हो गई। अब तो वालिद साहब के भी पसीने छूट गए। वालिद साहब एकदम मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया और कमरे की तरफ भागे। हम दोनों कमरे में आ गए। कमरे में आके हमने डर और खौफ के मारे कुंडी लगा ली। हम दोनों बाप बेटा बेहद डरे हुए थे। अब उसने जो मुझे उठाकर पटका था तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। हम दरवाज़ा अंदर बंद किए दम साधे खड़े थे कि ये बाहर क्या हो गया। वालिद साहब कहने लगे, शरीफ हुसैन, ये भैंस जो है ना, ये भैंस नहीं है, ये असल में चक्कर कुछ और ही है। लेकिन हम दोनों बाप बेटा इतने खौफजदा थे कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें। बाहर अब सहन में खामोशी छाई हुई थी क्योंकि हमारी एक भैंस तो मर चुकी थी और दूसरी वो जो, अब मैं तो उसे डायन ही कहूँगा, वो भैंस नहीं बल्कि डायन थी। जब काफ़ी देर खामोशी रही तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो कहने लगे, नहीं, तुम्हारे पहले ही चोट लगी है, तुम ज़ख्मी हो, तुम आराम से लेट जाओ, बाहर जाना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं। मगर मैंने वालिद साहब की बात न मानी। मैंने बड़े आराम से कुंडी खोली और सहन में झांका तो ये देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो भैंस जो थी वो अपनी जगह उसी तरह रस्से से बंधी हुई थी और दूसरी भैंस जो हमारी वो मुर्दा पड़ी थी। बड़ी हैरानकुन बात थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो हमने खुद देखा कि वो भैंस रस्सा तुड़ा के इस भैंस को अपने सींगों पर उठाए हुए थी और दूसरी गायें जो थी वो उनमें भी खलबली सी मची हुई थी। वो भी डर खौफ से वो जो है इधर उधर अपने सर मार रही थी, लेकिन अब चूंकि वो भी रस्सों से बंधी हुई थी तो मैंने वालिद साहब को बताया कि वो भैंस तो अपनी जगह पर बंधी हुई है। वालिद साहब बेचारे और परेशान हो गए। कहने लगे, शरीफ हुसैन, ये तो कोई मुझे और ही चक्कर लग रहा है, ये भैंस नहीं, भैंस के रूप में कुछ और ही है। खैर, हम दोनों बाप बेटा ने बंद कमरे में रात गुजारी। सुबह होते ही हम सहन में आए, बाहर निकले, देखा तो भैंस अपनी जगह बंधी थी और हमारी भैंस जो थी वो वहीं पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। उसे पेट में मार मार के सींग उसने मार डाला था। हम दोनों बाप बेटा बाहर निकले और सीधे इमाम मस्जिद की तरफ गए। इमाम साहब बेचारे नमाज पढ़ा के अभी अभी घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो हमने इमाम साहब को रोक लिया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। इमाम साहब कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो हमारे साथ हमारे घर आए। उन्होंने भैंस को देखा, फिर वो मुर्दा भैंस को देखा, फिर कहने लगे, ये भैंस देखने में तो आम सी भैंस लगती है, लेकिन हमने कहा, मौलाना साहब आप देखिए कि ये सबूत आपके सामने पड़ा है, ये भैंस हमारी जो थी इसको इसने मार डाला है। तो मौलाना साहब कहने लगे, इस भैंस को खोल कर यहाँ से उसी बुढ़िया के हवाले करो जहाँ से तुम इसे लाए हो, अगर इस पर कोई असेबी चक्कर है तब भी पता चल जाएगा। शरीफ हुसैन कहता है कि मैंने मौलाना साहब की बात से इत्तफाक किया, लेकिन अब मैं उस भैंस के करीब जाते हुए भी डर रहा था
क्योंकि मैंने खुद उस भैंस को अजीब से रूप में रात को देखा था। एक तो उसका कद आसमान से बातें करने लग गया था और दूसरा उसकी आंखें इतनी सुर्ख हो गई थी, लाल अंगारा। मौलाना साहब कहने लगे, तुम डरो नहीं, मैं इस पर कुछ पढ़ कर फूंकता हूँ और फिर तुम इसे रस्सा खोल कर इसे यहाँ से ले जाओ। हम तीनों आगे बढ़े। मौलाना साहब मुसलसल उस पर कुछ पढ़ कर फूंक रहे थे, लेकिन उस वक्त वो भैंस बड़े पुरसुकून तरीके से बैठी हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे जुगाली कर रही है। मैंने उसका रस्सा खोला और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अब तो जी एक और हैरत अंगेज बात हुई। अब भैंस जो थी वो ऐसे चिपक गई थी ज़मीन के साथ कि वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। मौलाना साहब भी बड़े हैरान हुए। हम तीनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन भैंस जो है अपनी जगह से उठी नहीं। मौलाना साहब कहने लगे, फिलहाल इसको छोड़ दो, सुबह देखते हैं क्या करती है ये। फिर जब सुबह के 10 बजे और दोबारा मैं सहन में आया तो मैंने देखा कि वो आराम से खड़ी है। दूसरी भैंस को हमने उठाया, 1-2 लोग बुलाए, उनकी मदद से उठाकर उसको बाहर जो है वो जाकर एक जगह उसको दफन कर दिया। लोगों ने पूछा इसे क्या हुआ है, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह रात को ये गाय और भैंसें आपस में इस तरह गुत्थम गुत्था हो गई और एक भैंस इतनी वहशी हो गई कि उसने सींगों से हमला करके इसका पेट फाड़ दिया। लेकिन गांव वाले हैरान थे कि ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि भैंस आमतौर पर एक बड़ा शरीफ सा जानवर होता है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो ये बात जो है वो मानने वाली थी नहीं, लेकिन वो खामोश हो गए। उसके बाद मैं आया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका दूध दूँ, उसका दूध निकालूं, लेकिन अब जाना भी था, दूध भी देना था। तो डरते डरते मैंने दूध निकाला। दूध उसने सही दिया। अब चूंकि एक भैंस मर चुकी थी तो दूध फिर कम पड़ गया था, लेकिन मैंने सोचा चले इस वक्त तो लोगों को दूध देते हैं। मैंने दूध दिया, लोगों के घरों में वापस आया। अब शाम को उस गांव में जाना था जहां बुढ़िया से मैंने ये भैंस खरीदी थी। तो अब मैं उस भैंस से इतना डर गया था कि मैंने सोचा कि ये भैंस जो है बुढ़िया को वापस कराते हैं। वालिद साहब कहने लगे, अगर ये भैंस भी वापस कराओगे तो हम दूध का क्या करेंगे, हमारी भैंस एक तो मर चुकी है। तो मैंने कहा कि आप देखें कि इसी भैंस ने उसको मारा है, ये भैंस नहीं है, ये कोई अजीब, कोई डायन चुड़ैल, कोई और ही मखलूक है। खैर वालिद साहब मेरी इस बात पर राजी हो गए। हमने कहा कि हम फिलहाल 2 गाय से काम चला लेंगे और इस भैंस से जान छुड़ाते हैं। हमने उसको खोला और उसे बाहर घसीटे हैं। अब वो जो भैंस थी वो हमारे सहन से बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी। अजीब मुसीबत में फंस गए। जब देखा कि ये नहीं जा रही तो वालिद साहब कहने लगे, छोड़ दो इसको इधर ही रहने दो। मैंने कहा, बाजान अगर इस भैंस ने दूसरी गाय को भी मार डाला तो फिर क्या करेंगे हम। खैर अब जो होगा देखा जाएगा, अब ये निकल नहीं रही तो क्या करें। शाम को जब मैं दूध निकाल के उस बुढ़िया के गांव में गया तो मेरा इरादा था कि मैं उस बुढ़िया के घर जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है ये भैंस, क्योंकि मुझे एक तो मैं अपनी आंखों से उसको इतनी एक अजीबो गरीब हालत में देख चुका था। उसकी टांगें ये इतनी लंबी हो गई थी कि छत से भी ऊंची। मुझे तो ये यकीन था कि वो कोई और ही मखलूक है। और मौलाना साहब को भी मैं दिखा चुका था, वालिद साहब मेरी अपनी आंखों से देख चुके थे। अब हम चाहते थे कि किसी तरीके से उस भैंस से जान छुड़ाएं। अब मैं जब उस गांव में दूध देकर उस टीले पर पहुंचा तो वहां पर तो एक अजीब ही मंजर था। वहां पर मैंने देखा कि बुढ़िया के घर का कहीं नामो निशान नहीं था। इस बात ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने सोचा हो सकता है कि मकान ढूंढने में कुछ जगह में मुझे गलतफहमी हो गई हो। मैं वहां से वापस गांव में भागा और जिस आदमी ने मुझे उस बुढ़िया का घर बताया था, मैंने उस आदमी का दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे बताया कि वो बुढ़िया जिससे मैंने भैंस खरीदी थी, अरे भाई उसका घर नहीं मिल रहा। वो कहने लगा, कौन सी बुढ़िया? अरे वही बुढ़िया भैया जिसका आपने मुझे घर बताया था। अब एक बात जिसने मुझे वहीं खड़े खड़े जिसने मेरे होश उड़ा दिए, वो कहने लगा, मैंने तो आप किसी बुढ़िया का घर आपको नहीं बताया। अब मेरी और उसकी वहां पर बहस छिड़ गई और गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। मैंने उनको बताया कि इस आदमी ने मुझे उस बुढ़िया का घर बताया था और मैं उस बुढ़िया के घर से एक भैंस खरीद कर ले गया था। अब जो गांव के बड़े बूढ़े लोग थे वो मेरी बात पर तकरार करने लगे। उन्होंने कहा, जी इस तरह की तो कोई बुढ़िया का घर वहाँ है ही नहीं, ना उस टीले पर कोई घर है, तो मैं ज़रूर गलतफहमी हुई है। मैंने कहा, जी आप मेरे घर चल कर देख लें, मैं उस भैंस को वहाँ से लेकर गया हूँ, उसी बुढ़िया से मैंने ख़रीदी थी और इतने रुपए में ख़रीदी थी। वो लोग कहने लगे कि भाई यहाँ पर तो इस तरह की बुढ़िया का कोई घर नहीं है।
एक बूढ़ा आदमी मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और कहने लगा, मियाँ, लगता है तुम भी उस डायन के झांसे में आ गए हो। किस डायन के झांसे में? बूढ़े आदमी ने बताया कि उस टीले पर जो है ना, वो वहां पर हम गांव वाले उस तरफ नहीं जाते। रातों रात दिन के वक्त भी हम वहां नहीं जाते, क्योंकि उस पर किसी चुड़ैल डायन का कब्जा है। हमारे इस गांव के 1-2 बच्चे वहां पर जाकर लापता हो गए थे, और फिर हमारे गांव के कुछ अफराद ने वहां पर ऐसी चीज देखी भी है। वो अजीब एक भयानक सूरत की डायन है जो अमूमन रात के वक्त वहां रास्ते में बैठी होती है, कभी किसी दरख्त के नीचे और कभी उस टीले के पास। और जो कोई भी जाता है उसे उसके किसी घर वाले की शक्ल में आवाज देती है, किसी की बहन बनकर उसको आवाज देती है और उसी की आवाज में बोलती है। वो आदमी जब अपने घर की किसी औरत की आवाज सुनता है तो वो उससे गलतफहमी का शिकार हो जाता है, और जब करीब जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि हम लोगों को तो बहुत पहले ये समझ लग गई थी कि ये डायन है, कोई चुड़ैल है, तो इस वजह से हम उधर नहीं जाते, और हमें लगता है कि तुम शायद उसी डायन के आसेब का शिकार हो गए हो। इस आदमी के रूप में उसने तुम्हें बहकाया होगा, लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि तुम ना सिर्फ जिंदा वहां से आ गए, बल्कि तुमने उस बुढ़िया से भैंस भी खरीद ली। अब जितनी जल्दी हो सके उस भैंस को अपने घर से दफा करो, क्योंकि वो भैंस अगर तुमने उस बुढ़िया से ली है तो वो भैंस नहीं है। बूढ़े की बातों ने तो मुझे एक लम्हे के लिए जो है चौंका दिया। अब मैं उस भैंस को अपनी आंखों से देख तो चुका था उसके हालात। मैं वापस दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अब्बा जान को मैंने सारी बात बताई। अब्बा कहने लगे, अब इस भैंस को हम घर से निकालें कैसे, ये तो यहाँ से निकल नहीं रही। फिर मौलाना साहब को बुलाया गया। उन्होंने भैंस पर जो है वो पढ़ पढ़ कर अमल किए। अब भैंस जो है वो उसका रस्सा पकड़ के हम उसे बाहर निकालें और वो निकले ना, उसके पाँव इस तरह मजबूती से ज़मीन के साथ जम जाएं कि जैसे लगता था कि किसी ने सीमेंट के साथ इसको यहाँ पे चिपका दिया है। अब इस सूरत हाल पर जो है हम दोनों बाप बेटा ये दूध वूध निकालना भूल गए। बाकी जो गायें थीं वो तो हमारी वैसे भी ख़तरे में थीं। अब हम दोनों की कोशिश ये थी कि इस भैंस को यहाँ से किसी तरीके से निकालें। जब रात आई और हम दोनों बाप बेटा अंदर लेटे हुए थे और इसी परेशानी में थे कि अचानक हमें बाहर से फिर इस तरह की आवाज़ें आईं कि जैसे वो जो है वो गायें डर खौफ से बोल रही हैं। अजीब अजीब आवाज़ें, भयानक खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। हम दोनों बाहर की तरफ भागे, और जब बाहर हम निकले तो अब की बार हमने एक ऐसा मंजर देखा कि हम दोनों के खौफ के मारे सिट्टी गुम हो गई। हमने देखा कि अब उस भैंस की जगह एक बड़ी ही भयानक सूरत जो है वो चुड़ैल खड़ी थी वहाँ पे, और वो उस गाय के पास खड़ी थी और उस गाय की गर्दन पर उसने हाथ रखा हुआ था, और गाय जो है वो डर के मारे बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अब गाय जो है वो रस्सा तोड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो डायन जो थी वो बड़े सुकून से उसके पास खड़ी थी। शरीफ हुसैन कहता है कि ये मंजर देखकर तो हम दोनों बाप बेटा जो है वो गाय को भूल गए और अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। कहता है जब उस डायन ने गर्दन मोड़कर हमारी तरफ देखा तो शरीफ हुसैन कहता है कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता कि उस डायन की सूरत कितनी भयानक थी। कहता है हम दोनों बाप बेटा के कदम इस तरह जम गए कि जैसे हमें यहाँ पे किसी ने गाड़ दिया। कहता है इतनी हिम्मत नहीं थी कि कदम उठाते। कहता है फिर अचानक मुझे होश सा आ गया कि अगर अपनी जान बचाने के लिए कुछ हरकत ना की तो मारे जाएंगे। कहता है मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अपने वालिद का हाथ पकड़ा, वो भी बेचारे हवास बाख्ता थे, और उन्हें लेकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। आधी रात का वक्त, अब सब गांव के घरों के दरवाजे भी बंद। हम दौड़ते दौड़ते मस्जिद की तरफ भागे। इतने में हमने पीछे देखा कि पीछे दूर से वो डायन जो है वो ऐसे चली आ रही थी जैसे वो चल न रही हो, बल्कि हवा में उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही हो। तो शरीफ हुसैन कहते हैं हम भागते 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 मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंच गए। अब चूंकि वो गांव की मस्जिद थी और बड़ी छोटी सी मस्जिद थी और ज़्यादा आमदरफ्त भी नहीं होती थी, तो इसलिए दरवाज़ा जो था वो ऐसे ही बंद कर देते थे, ताला वगैरह लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। तो हम दौड़ते दौड़ते जो है मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए और हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। शरीफ हुसैन कहता है कि दरवाज़ा बंद करके हम दोनों बाप बेटा अंदर बैठ गए। हमारी सांसें इतनी तेज़ चल रही थीं। इतने में हमें बाहर से ना बड़ी खौफनाक आवाज़ें आईं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, इस तरह की आवाज़ें।
شریف حسین کہتے ہیں ہم دونوں باپ بیٹا اونچی اونچی جو ہمیں قرآن آیات یاد تھی ہم نے پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے پڑھتے کافی دیر آوازیں آتی رہیں. وہ کہتا ہے کبھی میری ماں کی آواز میں بولتی کہ باہر آؤ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں. کبھی جو ہے وہ میری کسی بہن کی آواز میں بولتی شریف حسین میں تمہاری بہن ہوں, میں تمہیں بلا رہی ہوں, باہر آؤ. اب وہ چونکہ مسجد کے اندر تو آ نہیں سکتی تھی. کہتا ہے یہ آوازیں ہمیں صبح تک آتی رہیں. ہم دونوں باپ بیٹا اندر خوف سے تھر تھر کانپتے رہے اور صبح تک ہمیں جو ہے یہ آوازیں مسلسل آتی رہیں. جو ہی اذان کا وقت قریب آیا آوازیں آنی بند ہو گئیں. کہتا ہے اذان سے تھوڑی دیر پہلے دروازہ کھلا, مولوی صاحب اندر داخل ہوئے. انہوں نے جب ہم دونوں باپ بیٹا کو اندر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پہلے تو ڈر گئے, پھر بڑے حیران ہوئے اور ہم سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا. ہم نے انہیں پھر سارا قصہ بتایا. ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے. ہم نے فوراً دروازہ بند کیا. مولوی صاحب کہنے لگے خدا کا شکر ادا کرو کہ تم مسجد میں آ گئے اور تمہاری جان بچ گئی. مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ جو بھینس تھی تم اس بڑھیا کے گھر سے لائے ہو وہ بھینس نہیں تھی, وہ کوئی ڈائن تھی. تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے گھر میں اس نے جو ہے ہماری ایک بھینس کو بھی مار ڈالا, اب ہم گھر کیسے جائیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دن کا اجالا پھیلنے دو تو پھر تمہارے گھر جائیں گے. اتنے میں اذان دی انہوں نے, نمازی آ گئے, وضو وغیرہ کیا, مسجد میں نماز ادا کی. کہتا ہے ہم دونوں باپ بیٹا کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی لیکن ہم نے بھی نماز پڑھی اور پھر صبح مولانا صاحب نے ہمیں مسجد میں ہی ناشتہ کروایا. اس کے بعد پھر ہم ڈر ڈر کے اپنے گھر کی طرف گئے. تو جب گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ ہمارا اسی طرح کھلا ہوا تھا اور اندر صحن میں ہماری جو تھی وہ گائے دونوں, جو ان کی بری حالت ایسے لگتا تھا جیسے کٹی پھٹی ان کی لاشیں پڑی ہیں, اور ایک بچڑا تھا. وہ بچڑے کے بھی حالات برے تھے لیکن وہ زندہ تھا, اور دونوں گائیں جو تھیں ان کو چیر ڈالا تھا اس نے, ڈائن نے, اور اس کا اپنا جو وہ جگہ تھی وہ خالی تھی. اب وہاں پر وہ بھینس موجود نہیں تھی. شریف حسین کہتا ہے کہ مولانا صاحب نے قرآن آیات پڑھ کے پورے گھر میں پھونک دیں اور وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں تو اب اس کا وجود نہیں ہے, یا تو وہ یہاں سے وہ چلی گئی ہے, اس نے دیکھو تمہاری یہ سارے جانور بھی مار ڈالے اور یہاں سے اب چلی گئی ہے, اب تم بے فکر ہو کے رہو. لیکن شریف حسین کہتا ہے کہ ہم اتنے ڈر گئے تھے کہ ہمارا اس گھر میں رہنے کو بھی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. تو ہم دونوں باپ بیٹا نے گھر کو تالا لگایا اور ہم دونوں وہاں سے لاری میں بیٹھ کے میاں والی شہر آ گئے. یہاں پر آ کر ہمیں کچھ دن بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ہم نے محنت مزدوری کی اور پھر ہم وہیں رہنے لگے. پھر میں نے گھر بنایا اور وہاں پہ دودھ کا کام شروع کیا شہر میں. اب میں لوگوں کے گھروں میں دودھ دیتا تھا, لیکن یہ ہے کہ دوبارہ ہم نے اس گاؤں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اب ہم دوبارہ اس گاؤں کی طرف جانے کا نام بھی نہیں لیتے تھے. میرے والد صاحب تھے جو اس واقعے کے گواہ تھے, یا پھر مولانا صاحب تھے, اور والد صاحب اس کے فوت ہو گئے. تو شریف حسین بتاتا ہے کہ مجھے مولانا صاحب کے انتقال کی خبر ملی تو میں گاؤں گیا, فاتحہ وغیرہ پڑھی, اور پھر اس کے بعد میں نے گاؤں کے چند لوگوں کو بتایا کہ ہم اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر تو آج بھی ویسے ہی پڑا ہے. تو میں نے ان کو جانے کی وجہ بتائی. وہ جانتے تو تھے کہ کچھ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا مولانا صاحب کے توسط سے, لیکن ان میں سے ایک آدمی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. تو اس نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس ڈائن نے وارداتیں کی تھیں. اس نے وہاں کے کچھ لوگوں کو مارا تھا, 2 بچے بھی غائب ہوئے تھے. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس جگہ اس ٹیلے سے نہ صرف اس ڈائن سے مل آئے بلکہ اس سے بھینس بھی لے آئے اور پھر بھی آپ زندہ بچ گئے. یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. تو میں نے اس آدمی کو بتایا کہ بس جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. خدا کا شکر ہے کہ میری جان بچی. اور اس کے بعد پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں اس گاؤں جاؤں, ایک بار پھر جاؤں, لیکن سچ بات یہ ہے کہ میری ہمت نہیں پڑی. اور اس کے بعد میں مستقل طور پر میاں والی شہر میں آ کر ہی آباد ہوا. تو یہ شریف حسین نے اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ مجھے سنایا تھا. اور اس کے بعد میں نے اس سے کرید کر پوچھا بھی کہ کیا اس کے بعد آپ نے کہیں پہ اس طرح کے واقعات نہیں سنے کہ اس ڈائن نے کوئی تباہی مچائی ہو. وہ کہتا ہے کہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس بڑھیا کے گاؤں کی طرف دوبارہ کبھی گیا ہی نہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بڑھیا کا مسکن وہی ٹیلا تھا. وہ اس ڈائن جو تھی, وہ بڑی ڈائن, وہ اسی ٹیلے کے آس پاس کہیں رہتی تھی. تو مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں وہاں پر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو, کسی کو مار ڈالا ہو. تو
बात यह है कि ये चीज़ें एक जगह पर मुस्तकिल तो रहती नहीं, वक्तन फ़वक्तन अपने ठिकाने बदलती रहती हैं। तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला सबको इन आफात से महफूज रखे और अपने हबीब के सदके सबको लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह की कोई अच्छी कहानी जो सच्चे वाक़यात पर मबनी हो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।